आप लोग हमारे चैनल मेंटर्स क्लासेस 1.0 को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो रूपेश कुमार के द्वारा बनाया गया है। चलिए आज हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं। नलिन विलोचन शर्मा स्वचालित। सबसे पहले लेखक के बारे में जान लेते हैं। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बद्रपाद में हुआ। वे जन्म भोजपुरी भाषी थे। वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पम.0 रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। माता का नाम रत्नावती शर्मा था। उनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता के पौडिप के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की भी बड़ी भूमिका थी। उनकी स्कूल को पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में M.0A.0 किया। वे हरप्रसाद दास जैन कॉलेज, आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। सन 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग को अध्यक्ष हुए और मृत्यु पर्यंत 12 सितंबर 1961 ईस्वी इस पद पर बने रहे। हिंदी कविता में प्रपद्यवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक नलिन जी की रचनाएं इस प्रकार हैं। दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास विशेषत, प्रेमचंद, साहित्य तत्व और आलोचना, आलोचनात्मक ग्रंथ, विष के दांत और सह असंग्रहित पूर्व छोटी कहानियां, कहानी संग्रह केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह, नकेन के प्रपय और नकेन 2, सदल मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा और साहित्य आदि संपादित ग्रंथ हैं। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन विलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ और उनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता के तत्व समग्रता से उभरकर आए। आलोचना में आधुनिक शैली के समर्थक थे। वे कथ्य, शिल्प, भाषा आदि सभी स्तरों पर नवीनता के आग्रही लेखक थे। उनमें प्रायः परंपरागत दृष्टि एवं शैली का निषेध तथा आधुनिक दृष्टि का समर्थन है। आलोचना की उनकी भाषा हुई और संकेतात्मक है। उन्होंने अनेक पुराने शब्दों को नया जीवन दिया, जो आधुनिक साहित्य में पुनः प्रतिष्ठित हुए। यह कहानी विष के दांत तथा अन्य कहानियां नामक कहानी संग्रह से दी गई है। यह कहानी मध्यवर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है। कहानी का जैसा तोम सामाजिक संदर्भ है, वैसा हो स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय भी। आर्थिक कारणों से मध्यवर्ग के भीतर हो एक और सैन साहब जैसों को एक श्रेणी उभरती है जो अपनी महत्वाकांक्षा और सफेद पोशी के भीतर लिंगभेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं। दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकरी पेशा निम्न मध्यवर्गीय व्यक्ति की श्रेणी है जो अनेक तरह की थोपी गई बांध के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत है। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों, उभारती हुई सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार की महत्वपूर्ण बानगी पेश करती है। अब हम कहानी शुरू करते हैं। विष के दांत। सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है, काली चमकती हुई, स्ट्रीमर एंड जैसे कोयल बौसले में कि कब उड़ जाए। सेन साहब को इस कार पर नाज है। बिल्कुल नई मॉडल, 7,500 में आई है। काला रंग, चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो। कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और शोफ की शामत ही समझो। मेम साहब की सख्त ताकीद है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास फटकने न पाएं। लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील हैं, 5-5 ठहरी और 100 भी लड़कियां तहजीब और तमीज की तो जीती जागती मूरत ही हैं। मिस्टर और मिसेज सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए, यह सिखाया हो या नहीं, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इसकी उन्हें ऐसी तालीम दी है कि बस। लड़कियां क्या हैं, कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। वे कभी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं। वे दौड़ती हैं और खेलती भी हैं, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त। और चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए जरूरी हैं,
वे ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती हैं कि सोसाइटी की तारिकाएं भी उनसे कुछ सीखना चाहें तो सीख लें। पर उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने सुना नहीं। सेन परिवार के मुलाकाती रश्क के साथ अपने शरारती बच्चों से खींचकर कहते हैं, एक तुम लोग हो और मिसेज सेन की लड़कियां हैं। अबे, फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है? तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता। जहां तक सेन परिवार को लड़कियों का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था। लेकिन खोखा भी तो है। खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा है। खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। यह नहीं कि मिसेज सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हो, और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते। लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव तब जाकर हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी नहीं रह गई थी। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था, और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वो घर के नियमों का भी अपवाद हो। इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो खोखा से ही। बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों हुई तो उनके लिए घर में अलग नियम से दूसरी तरह की शिक्षा थी, और खोखा के लिए अलग, दूसरों कहने के। सेनों का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है। अभी से उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते थे, इसलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसी ही दी जा रही थी। बात यह है कि खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेवों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। अक्सर ऐसा होता है कि सैन परिवार के दोस्त आते हैं, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या करेगा। तब सैन साहब बड़ी मौलिकता और दूरदेशी के साथ फरमाते हैं कि वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे। क्या कर रहे हैं? आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है। वो तो उसे अपनी तरह बिजनेसमैन, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अब देखिए न, सेन साहब कहते हैं, खोखा 5 साल का हो रहा है। लोग कहते हैं, उसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो। लेकिन मैंने अभी यही इंतजाम किया है कि कारखाने का बहुई मिस्त्री 2-1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट किया करें। इससे बच्चे की उंगलियां अभी से औजारों से वाकिफ हो जाएंगी। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते। एक दिन का वाकया है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उनमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबार नवीस थे और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी होते थे। साथ में उनका लड़का भी था, जो था तो खोखा से भी छोटा, पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता होगा। इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सैन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा है। और वे ही बातें दोहराकर ये थकते नहीं थे। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि यह जेंटलमैन जरूर बने, और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आजादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रच्छन्न व्यंग्य पर ऐंठ कर रह गए। तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे, तो उनके मित्रों ने भी जाने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ बाहर आए। बाहर सेन साहब का शोफा एक औरत से उलझ रहा था। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था, जिसे वो रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चा बार बार शोफा की ओर झपटता था। सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। शोफा ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती। मैंने मना किया तो लगा कहने, जा, तो मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया। इस पर मुझको मारने दौड़ी। अब उसकी माँ भी आकर खामखाह मुझसे उलझ रही है। मदन को भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के सटे होठों को देखकर चुप रह गई।
सेन साहब ने बड़े संयत पर कठोर स्वर सहा, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना वो फिर ऐसी हरकत न करे। मदन की माँ अपने बच्चे के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था और वो गिर पड़ा था, लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई। तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई? ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खदखद की आवाज सुनकर सेन साहब लपके, शोफर भी दौड़ा और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले। सभी ने देखा, एक सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया है। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोगों ने? बड़ा शरारती हो गया, काशू मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। उसके कल पुर्जों में इसको अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर है क्या। सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले। उन्होंने अपने मित्रों की भाव भंगिमा देखी नहीं, देखते भी तो कुछ समझ पाते, इसमें शक ही था। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाजा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर गई थी। उन्होंने नजदीक जाकर देखा और परेशानी की हालत में खड़े हो गए। टायर बिल्कुल बैठ गया था, शायद पंक्चर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़ाए और कुछ झिझकते हुए बोले, कहाँ ऐसा तो नहीं है कि काशू ने हवा निकाल दी हो। ड्राइवर, जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले आकर हवा भर दो, और हाँ, कुर्सियों लॉन में लगवा दो। तब तक हम यहाँ बैठते हैं। ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर के पिछले चक्के को भी हवा निकाली हुई थी। काम तो काशू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, शोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी और वो अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सियों पर बैठकर बातें करते रहे। बातों के सिलसिले में सेन साहब ने बतलाया कि काशू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की हिकमत जान ली थी और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था, उनका अपना ख्याल था। हरकतों को देखकर तो यह साफ मालूम होता था कि इंजीनियरिंग में उसको दिलचस्पी है। इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रहीं, जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गए। उसको इन सेन साहब अंदर लौटे तो बैयरा को मदन के पिता गिरधरलाल को, जो उनकी फैक्ट्री में किरानी था और अहाते के एक कोने में आउटहाउस में रहता था, बुला लाने का हुक्म दिया राया और सेन साहब के सामने सिर झुकाया जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो। सेन साहब ने ठंडी बेलौस आवाज में कहना शुरू किया, देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया वो अलग। मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा और मेरे सामने भी डरने के बदले उसको और झपटता रहा। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। गिरधरलाल कभी कभी जी कह देता था। सेन साहब का भाषण जारी था। उसकी हालत क्या होती है तुम जानते ही हो। उसे संभालने की कोशिश करो। फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा। तुम जा सकते हो। उस रात गिरधरलाल के क्वार्टर से आते हुए मदन के चीत्कार से सेनों का आरामदेह शयनागार गूंज गया। आराम में खलल पड़ने से कुछ झुंझलाकर पिता सेन ने धर्मपत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। गिरधर खुद समझदार आदमी है। उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया है। मदन की यही दवा है। मेरी तो तबीयत हुई थी कि कमबख्त की खाल उधेड़ दूं। गिरधर ने ऐसी ही कढ़ाई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाए। द चाइल्ड स्पेयर द रॉड एंड स्वायल। माता सेन की नींद उचट गई थी। उन्हें मदन की कातर चिल्लाहट से ज्यादा अपने पति की बकबक पर खोज आ रहा था, लेकिन उन्होंने भी अपनी खींच मदन पर ही उतारी।
कमबख्त कैसा कौए की तरह चिल्ला रहा है। भिखमंगा कहीं का खोखा की बराबरी करता फिरता है। मदन का आरित रुदन रुक गया था। खैरियत थी। उसकी सिसकियां सेनों के शयनागार तक नहीं पहुंच सकती थीं, लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढब मामला हो गया। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के अहाते की बगल वाली गली में जा निकला। वहां धूल में मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई। हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया, लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रोब के साथ मदन से कहा, हमको लट्टू दो, हम भी खेलेगा। दूसरे लड़कों को कोई खास उज नहीं थी। वे खोखा को अपनी जमात में ले लेने के फायदों को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, पर उनके अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन को यह बात कब मंजूर हो सकती थी। उसने छूटते ही जवाब दिया, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला। है भी लट्टू तेरे जा। अपने बाबा की मोटर पर बैठ कायू जैश में आ गया। वो इसी उम्र में नौकरों पर, अपनी बहनों पर हाथ चला देता था, और क्या मजाल कि उसे कोई कुछ कर दे। उसने देखा न ताव मदन को एक घूंसा रमीट कर दिया है दिया। चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी मानने वाला। वो झट काबू पर टूट पड़ा। दूसरे लड़के जरा हटकर इस इंद्र युद्ध का मजा लेने लगे, लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस बंगले के पिल्ला और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। अहाते में यही लड़ाई हुई रहती तो श हो जाता। वहां से तो 1 मिनट बाद ही वो रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले हो जोतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेकिन बच्चों को इतनी अक्ल कहाँ। उन्होंने न तो अपने दुर्दमनीय लीडर की मदद को, न अपने माता पिता के मालिक के लाडले की ही। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमते हुए तितर बितर हो गए। एक मदन घर नहीं लौटा, लेकिन जाता ही कहाँ। 8-9 बजे तक इधर उधर मारा मारा फिरता रहा। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी। डर था तो यही कि आज मार और दिनों से भी बुरी होगी, लेकिन उपाय हो क्या था। वो पहले रसोई घर में घुसा। माँ नहीं थी। बगल के सोने वाले कमरे से बातचीत की आवाज आ रही थी। उसने इत्मीनान के साथ भर पेट खाना खाया, फिर दरवाजन के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। उसके बाबू गरज तरज नहीं रहे थे। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछो जिसे वो ठीक से सुन नहीं सका, तो उसके बाबू ने झल्लाकर कहा, अरे भाई बतलाया तो, साहब ने सिर्फ यही कहा आज से तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी। उसकी सजा की तजवीज होती रहती। वो सुनने की कोशिश भी करता। वो दबे पांव बरामदे में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला, तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से लग गया। लोटे की उछन की आवाज सुनकर गिरधर बाहर निकल आया। मदन की अम्मा भी उसके साथ थी। मदन चौंककर घूमा और मार खाने की तैयारी में छाती को अपने हाथों से बांधकर खड़ा हो गया। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पीटता था, बहुत पीटने पर होता भी था, मगर बहादुरी के साथ। एक गिरधर निस्सहाय निष्ठुरता के साथ मदन का और बड़ा। मदन ने अपने दांत भींच लिए। गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया था कि अचानक वो ठिठक गया। उसके चेहरे से नाराजगी का बादल हट गया। उसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया। मदन हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था। उसे याद नहीं उसके पिता ने कब उसे इस तरह प्यार किया था। अगर कभी किया था तो गिरधर उसी बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा, जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर ही मुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो वे खोखा के 2 दांत तोड़ डाले। हा 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 हा।